दोस्तों नमस्कार। आज वर्ष 2019 की 25 नवंबर की तारीख़ है और मैं कुछ थोड़ी सी जानकारियों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ आपसे बांटने के लिए। मित्रों, कई बार कुछ शायर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा स्टेटस जो है वो नहीं पा सकते। वो इसलिए नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है कि उनके कलाम में कोई कमी होती है या उनके किरदार में कमी होती है या उन्होंने लिखा कुछ कम है, लेकिन ये वक्त का तकाज़ा है कि कुछ लोग सेलिब्रिटी स्टेटस ले जाते हैं और वो उनकी शायरी में इतना दमखम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ऊंचे रुतबे पे पहुंच जाते हैं। उनके भाव बढ़ जाते हैं, उनका रुतबा भी बढ़ जाता है और वो हर मुशायरे की एक गारंटी माना जाता है उनकी मौजूदगी को। तो ये चीज़ें एक अलग से एक इसकी सवाल बिल्कुल अलग से है कि उनको किस आधार पे, किस बिना पे ये सब कुछ मिलता है। लेकिन कुछ एक शायर ऐसे हैं जिन्हें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बुनियाद जो है उर्दू शायरी की उन लोगों के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे ही दोस्तों एक महान शायर थे जिन्हें हम लगभग भूल चुके हैं। बहुत सारे अदीबों को भी, जो आज के अदीब हैं, जदीद अदीब हैं, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि अपने इसी क्षेत्र में एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक शख्स ने बहुत बड़ा रुतबा पाया था और वो थे जोश मल्सियानी साहब। जोश मल्सियानी साहब का नाम आज भी जो उर्दू अदब के जानने वाले हैं, जो उर्दू अदब को समझने वाले हैं, जो उर्दू अदब का इतिहास उसका मताला करने वाले हैं, वो बड़े अदब के साथ लेते हैं कि वाकई ऐसा ज़हीन शख्स शायद उर्दू अदब में ज़्यादा आपको संख्या में नहीं मिलेंगे। ऐसे अदीब शख्स ये उनमें से एक थे। इनका जन्म मलसिया में ही हुआ था और मलसिया कभी आप जाएं, ज़िला जालंधर के नकोदर कस्बे के पास ही एक गांव है छोटा सा, और किसी ऐसे छोटे से गांव जो बाद में कस्बा बन गया। कोई अदबी माहौल का सवाल ही नहीं है वहाँ, कोई ऐसी रवायात ही नहीं है क्योंकि अदब के बारे में कोई बात करता। और ऐसे माहौल में अपने आप को उर्दू की जो शायरी थी, उर्दू शायरी के मामले में एक उस्ताद का रुतबा अपने आप को दे लेना या अपने आप एक उस्ताद का रुतबा पा लेना लोगों से, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उनको बड़े सम्मान के साथ आज भी उर्दू के पुराने शायर याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उर्दू के उस वक्त के, गालिब के वक्त के शायर थे, दाग साहब। तो ये उस्ताद दाग के शागिर्द थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बड़े आदमी के साथ एक शागिर्द के रूप में जुड़ना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उनकी सबसे बड़ी देन ये मानी जाती है कि इस शख्स ने गालिब की पहली तशरीह आपको दी थी, हमें दी थी। गालिब को समझना हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो इनका मल्सियानी साहब का, जोश मल्सियानी साहब का जो तबसरा है, जो उन्होंने उसकी तशरीह की है, उस तशरीह को पढ़ना लाजिम हो जाता है कि उसके बिना चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती। और ये काफ़ी बारीकी से हर चीज़ की तह में जाते थे। बारीकी की हद ये थी कि इन्होंने एक लंबी गज़ल भी लिखी, उसमें उसका काफ़िया रदीफ़ था 2/3। अब 2/3 को काफ़िया रदीफ़ नहीं होता और इसको निभाना और भी ज़्यादा मुसीबत का काम होता, लेकिन उन्होंने निभाया। और उस काफ़िया रदीफ़ की वजह से एक बार इनको मंच पे अपने ही एक शागिर्द से थोड़ी सी बात सुननी भी पड़ी। दिलचस्प किस्सा है, आपके साथ बांट लेता हूँ मैं। इनके बहुत प्यारे शख्स थे और उर्दू के बहुत बेहतरीन शायरों में उनका नाम था नरेश कुमार शाद साहब। तो नरेश कुमार शाद अब उस ज़माने के शायर थे जब थोड़ी सी दारू लेके लोग मंच पे चढ़ा करते थे और ये भी जल्दी बहक जाते थे। और जहाँ जोश साहब बैठे हों वहाँ मुसीबत से हो जाती थी कि जोश साहब के सामने को गलत शेर वो बर्दाश्त ही नहीं करते थे। अब वो मंच पे बैठे थे। नरेश कुमार शायद उनके शागिर्द भी हैं, और एक शागिर्द के मुंह से कोई लफ्ज़ गलत निकल जाए तो उस्ताद को तो ये कबूल नहीं होता। वो समझता है कि ये मेरी बेइज्जती है, इसका मतलब मैंने इसको सही ढंग से इस्लाह ही नहीं की। तो उन्होंने कोई नज़म पढ़ी, गज़ल पढ़ी, तो गज़ल में इन्होंने पीछे से जोश साहब बोले, अरे नरेश, ये शाद, ये देखो ये काफ़िया तंग हो रहा है इसमें। और इनकी जो कर्कश आवाज़ से सारी ऑडियंस भी बड़ी थोड़ी सी महसूस किया सब ने कि ये उस्ताद कैसे डांट रहे हैं स्टेज के ऊपर। और शाद को भी बड़ा महसूस हुआ, बड़ी पशेमानी हुई और बड़े गुस्सा भी आया कि ये उस्ताद जो है ये मंच पे भी नहीं छोड़ते, स्टेज पे मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, दाद मिल रही है, मैं जम रहा हूँ, और ये उस्ताद हमारे बीच में ही। उसमें इन्होंने अपनी इस्लाह करनी शुरू कर दी सार्वजनिक रूप में, तो वो बड़ा गलत सा मामला हो गया। तो उस वक्त
शाद ने उनकी तरफ देखा, उनको आदाब किया और उसके बाद एक शेर पढ़ा और शेर में उन्होंने अदब की कुछ सीमाएं लांघ दी। शेर यूँ था कि शायरी नगमगी है लब्बू राम। उन्होंने उस्ताद का नाम भी जोश मलसियानी नहीं लिया, उनका पूरा नाम जो मूल नाम था लब्बू राम, उस नाम से मुखातिब हुए। शायरी नगमगी है लब्बू राम, ज़रबो तकसीम का सवाल नहीं, अर्थात वो 2/3 वाली कल्चर तुम्हारी यहाँ नहीं चलती। तो ये काफ़ी मजाक का विषय बनी। और उसके बाद लेकिन गज़ल पढ़ने के बाद जब उनको बहुत दाद मिली और गज़ल पढ़ने के बाद वो बड़े एहतराम के साथ इनके चरणों में जाके गिर गए, उस्ताद माफ़ करना मुझसे रहा नहीं गया। और आपको भी सरेआम अपने शागिर्द की, अपने शायरी के ख़ानदान की इस तरह से तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। खैर जोश साहब भी हंस पड़े और बात आए गए। लेकिन मैं जो कहने का मकसद ये था कि उस वक्त के लोग बहुत सादा दिल हुआ करते थे, बहुत सादा दिल। इत्तफाकन मैं भी वहाँ एक बार गया, सिर्फ इसलिए गया कि वो जब जलंधर गया तो नकोदर में कोई कार्यक्रम था, मुशायरा था छोटा सा, और उसमें शिरकत के बाद मेरे मन में हुआ जिज्ञासा कि यार इतने बड़ा शायर पास रहता है तो चलो न्याज हासिल कर लें। और वहाँ गए, वहाँ देखा कि इतना बड़ा शायर, मुझे एक जहन में एक था नक्शा कि वो बहुत बड़ी मसनद पे बैठे होंगे, आसपास शागिर्द बैठे होंगे और कई दीवान सजे होंगे। लेकिन वो सादा दिल इंसान जिसका एहतराम पूरा उर्दू अदब, उस समकालीन उर्दू अदब करता था, अदीब करते थे, वो एक आम नीचे दरी के ऊपर बैठा है और सामने शतरंज की बिसात बिछी है और सामने वाले से शतरंज खेल रहा है और कहता है देखो मैंने शह दे दी है, अब तुम बचाओ अपने बादशाह को। और वो बादशाह की शह और मात का खेल खेल रहा है और साथ में एक हुक्का पड़ा है और हुक्का 2 मिनट के बाद वो गुड़गुड़ा रहे हैं। और उसके बाद तो ये एक सादगी भरी ज़िंदगी इन लोगों की होती थी, सादा दिल इंसान। इनके मन में किसी किस्म का अपने अदब के बारे में या अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने ऊंचे नाम के बारे में कोई खुशफहमी नहीं होती थी। ये समझते थे कि जब हम वहाँ बैठते हैं, जब गोशा नशीनी करते हैं, तो उस वक्त हमारे मन में, हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात होती है, अदब, उसकी सीमाओं का कहीं उल्लंघन ना हो। और जब उसके बाद जब आम ज़िंदगी में होते हैं तो उस वक्त हम लोग एक सादा दिल इंसान, एक आम बुज़ुर्ग और आम देहाती आदमी की तरह बर्ताव करते हैं। तो ये लोग बड़े सादा दिल होते थे। मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं जिन्होंने अपनी उर्दू पढ़ाने के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हुआ, डॉक्टर HK लाल। तो लाल साहब ने अपनी पहली रादर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पहली PhD थी, लाल साहब ने जोश साहब पे की और उस सिलसिले में उनका अक्सर जाना होता था। और जोश साहब उनसे भी PhD के थीसिस के बारे में जब तक सभी बारीकियों को परख नहीं लेते थे तब तक अपने ऊपर कोई भी कमेंट्स करने की इजाज़त भी नहीं देते थे। उनकी भी एक ये थोड़ी सी खूबसूरती थी कि वो चाहते थे कि हर एक चीज़ को इस ढंग से तराशा जाए कि उसमें कोई भी खामी ना निकल पाए। तो इन सब बातों को लेकर बहुत गंभीर थे। तो मैं इन लोगों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग बड़े ऊंचे रुतबे के लोग थे और ये अपने स्तर से नीचे उतरकर बात नहीं करते थे। मुझे जोश साहब का एक वो बड़ा मशहूर है शेर इनका, वो भी याद आ रहा है कि आने वाली है क्या बला सिर पर, कि आने वाली है क्या बला सर पर। मैं सिर पर रहूँगा तो जोश साहब होते तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती कि मेरे शेर में इसलिए गलती क्यों कर दी अदायगी में। तो आने वाली है क्या बला सर पर, आज फिर दिल में दर्द है कम कम। तो ये इनका एक जो शैली थी और बड़ा मुश्किल से ये रदीफ़ और काफ़िया ढूंढते थे जिसको निभाना आम आदमी के बस की बात नहीं होती। और जोश मलसियानी साहब का ये शेर पढ़कर तो मुझे वो जोश दूसरे जो हैं जोश मलिहाबादी का भी शेर वो इसी रंग में ही था कि हाय मेरी मुश्किलों तूने भी क्या धोखा दिया, कि हाय मेरी मुश्किलों तूने भी क्या धोखा दिया, कि ऐन दिलचस्पी का आलम था कि आसा हो गई। तो ये अब देखिए लोगों की एक उड़ान की एक पराकाष्ठा देखिए कि ये जो मूड स्विंग्स को कैच करने वाली, उसको पकड़ने वाली जो इनकी जो नज़र होती थी, जो एहसास अंदर इनके घूमते रहते थे, कुलबुलाते रहते थे, उनको किस तरह से बयान करते थे और बड़ी सादगी के साथ कह देते थे बात को। और दोस्तों, ऐसी शख्सियतों को नमन करना, उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियतें हमें अदब के जो एक प्रकार से जो रास्ते होते हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं जिन पर चलना बड़ा दुश्वार होता है, उन पर चलने का सलीका सिखाते हैं। नमस्कार।